नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशंस, और इक्विवेलेंट सिस्टम्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। अब इक्विवेलेंट सिस्टम मैंने बताया भी था क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि हर एक इक्वेशंस एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखी होती है, तब हम क्या बोल पाते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम्स हैं। और अगर कोई दो सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन रखते हैं। तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि कैसे हम अगर दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे हम इक्विवेलेंट सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या कोई इक्विवेलेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो कौन सा होगा, उसको हम देखते हैं। तो उसको देखने का एक ही तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक तरीका हम शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मतलब कुछ एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस हैं जो कि केवल और केवल रोज पर परफॉर्म करे जाएंगे, और उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट सिस्टम निकालते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन इक्विवेलेंट सिस्टम निकालने के तरीके। सबसे पहले नंबर में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है मैं पहले लिखने जा रहा हूँ, वो ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी ith रो है तो उस ith रो में आप किसी भी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेयर k बिलोंग्स टू फील्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि किसी भी ith रो में आप किसी भी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो स्केलर कहाँ से होना चाहिए, फील्ड से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर में मैंने क्या ली, एक मैट्रिक्स ले रखी है A, और उस पर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन सपोज थोड़ी देर के लिए उसको E से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने लगाया कि R1 को चेंज कर रहा हूँ 2 टाइम्स R1। तो आप देख सकते हो कि पहली वाली रो को 2 टाइम्स हो गया, 2 4 6, और बाकी दूसरी और तीसरी रोज सेम रही। तो इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी स्केलर हो सकता है। इज देयर एनी कंडीशन ऑन k? यस, देयर इज वन कंडीशन दैट k इज नॉट इक्वल टू 0। k is not equal to 0. Why? Because if k is equal to 0, suppose k is equal to 0, then what will happen? If you apply this operation, then the first row become 0 row. It means this operation we can apply on any matrix, and we can make at least one row of that matrix is 0 row. In that way what we will get? We will get the determinant. अभी मैंने डिटरमिनेंट नहीं डिस्कस करा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स की कम से कम एक रो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 रो हो जाएगी। तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है कि सारी की सारी, मतलब दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स मैं उठाऊं, दुनिया का मतलब यहाँ पर हमारे रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो रियल नंबर सिस्टम से अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स उठाता हूँ तो उस मैट्रिक्स की हर रो को क्या बना सकता हूँ, मैं 0 रो बना सकता हूँ। अगर उसको 0 रो बना सकता हूँ तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। जबकि ये तो सही नहीं है, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है और कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं 0 होता है। कुछ मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, कुछ मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी होती हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना ही चाहिए। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें बोल गया, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन मुझे इस चीज को बताने के लिए उन चीजों का यूज करना था तो मैंने यूज किया। आगे चल के हम इन चीजों को भी देखेंगे। अच्छा, दूसरा फिर से एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है इस तरीके से कि अगर हमारे पास ith रो है कोई, तो उस ith रो को हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ri प्लस k टाइम्स r j। मतलब jth रो में k से मल्टीप्लाई करके ith रो में क्या कर देंगे, ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कोई k पर कंडीशन है, यहाँ पर k पर कोई कंडीशन होगी, यहाँ पर कोई भी कंडीशन k पर नहीं होगी। अगर k की वैल्यू 0 है तो ri कहाँ पर जा रहा है, ri में जा रहा है। तो यहाँ पर k 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू फील्ड। इट इज नॉट नेसेसरी k नॉट इक्वल टू 0, कोई जरूरी नहीं है, k कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि i नॉट इक्वल टू j।
आई नॉट इक्वल टू जे क्यों लगाया, क्योंकि सपोज थोड़ी देर के लिए आई इक्वल टू जे है तो ये क्या हो जाएगा, अगर आई इक्वल टू जे है, इफ आई इक्वल टू जे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर आई प्लस के टाइम्स आर आई। यहां से आपको क्या मिला, 1 प्लस के टाइम्स आर आई, और 1 प्लस के कोई कांस्टेंट फिर से तुम मान लो उसको थोड़ी देर के लिए k1, तो k1 टाइम्स आर आई जो कि क्या है, पहला ही आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो कोई नया एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या लगाओगे, आई नॉट इक्वल टू जे। अब इसको देखते हैं लगा के, सपोज एलिमेंट्री ऑपरेशन उसको डिनोट कर रहा हूं मैं फिर से किसी ई वेरिएबल से, और क्या कर रहा हूं, R2 को क्या कर रहा हूं, R2 प्लस 2 टाइम्स R1, और इसको इस मैट्रिक्स पर ना लगा के ओरिजिनल मैट्रिक्स पे ही लगा रहा हूं, ई को कहां पर, फिर से मैं ए पे ही लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि 2 टाइम्स R1 प्लस R2 कर रहा हूं। तो देखो आप क्या करोगे कि R2 में अगर आप चेंज कर रहे हो तो R2 केवल रो चेंज होगी, R1 और R3 क्या होगी, सेम रहेगी। तो देखो 1 2 3 7 8 9 ये सेम रही। R2 में क्या हो जाएगा, पहली वाली रो का 2 टाइम्स प्लस R2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 4 9 6 और 6 12, तो ये चीज आ गई। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप देखते हैं तो वो क्या मिलेगा, ये तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलता है कि किसी भी रो को आप किसी दूसरी रो के साथ क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब ith रो को jth रो बना सकते हो और jth रो को क्या कर सकते हो, ith रो बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सपोज उस एलिमेंट्री ऑपरेशन को मैंने e से डिनोट किया और उसको इन पे ना लगा के उसको a मैट्रिक्स पे लगाया जाके फिर से, तो और क्या करा, R3 को R1 से चेंज करा। तो आप देख रहे हो जो R3 रो थी, मतलब जो तीसरी रो थी वो हमारी पहली रो बन गई, और जो हमारी पहली रो थी वो तीसरी रो बन गई, और दूसरी रो क्या रही, सेम रही। तो इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस को आप लगा सकते हो। अच्छा, यहां से अब एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप देखो तो आपने अगर पहला ऑपरेशन लगाया, पहला ऑपरेशन, तो पहला ऑपरेशन मैट्रिक्स की केवल और केवल कितनी रोज को चेंज कर रहा है। सपोज आपने पहली रो पर लगाया तो पहली रो को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और बाकी सारी रोज क्या है, रेस्ट आर सेम। तो इसका मतलब जो पहला ऑपरेशन क्या करेगा, 1 रो को चेंज करेगा, एटलीस्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक रो को चेंज कर सकता है, 1 रो को चेंज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने दूसरा ऑपरेशन लगाया तो दूसरे ऑपरेशन में भी देख सकते हो, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स हमारी ए थी उसकी केवल और केवल दूसरी रो क्या हुई, चेंज हुई, और बाकी जो रोज थी वो क्या है, सेम रही। तो जो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाया वो भी क्या करता है, एक ही रो को चेंज करता है, रेस्ट रोज जो है वो सारी की सारी सेम बनी रहती है। ये ऑब्जर्वेशन है। और तीसरा अगर ऑपरेशन हम लगाते हैं तो ये ऑपरेशन क्या करता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स की कम से कम 2 रोज को क्या कर देता है, चेंज ला देता है। जैसे आप देख सकते हो पहली रो भी चेंज हुई है, साथ में तीसरी रो भी चेंज हुई है, तो ये 2 रो, 2 रोज चेंजेस, मतलब तीसरा ऑपरेशन है वो 2 रोज को क्या करता है, चेंज करता है, और बाकी जितनी बची रोज रह जाएंगी, यहाँ पर एक रह गई तो सेम एज इट इज छोड़ देगा। तो इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम देखते रहें, देख के ये कर सकते हैं कि इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक फंक्शन के थ्रू या बोले तो एक रूल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। और सपोज थोड़ी देर के लिए उस रूल को मैं ई नाम दे रहा हूँ। ई यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो ई है वो आउट ऑफ 3 ऑपरेशंस कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट आइदर सेकंड और थर्ड, मतलब ई पहला ऑपरेशन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। इट इज जस्ट अ नोटेशन, नथिंग एल्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक फंक्शन के थ्रू, जो कि जिसको नाम दे रहा हूं मैं ई, उससे अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं। चलो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर
सपोज वो फंक्शन जो है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए थी जिस पर कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ई, जो कि पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से, ई को जब हमने ए पे लगाया तो ए का हर एलिमेंट किससे डिनोट करा जा रहा था, ए आई जैसे कोई भी मैट्रिक्स थी सपोज किसी भी ऑर्डर की, ठीक है, इस पे लगाया और ई पर लगाने के बाद इसने इसको चेंज कर दिया ई ऑफ ए में, मतलब ए मैट्रिक्स कहां पर चली गई, ई ऑफ ए में, और ई ऑफ ए का जो हर एक एलिमेंट है वो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई ऑफ ए आई जे, इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ये भी क्या रहेगी, m क्रॉस n ऑर्डर की। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन, और यू कैन से इट इज अ रूल विच एसोसिएटेड विद अ m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स EA फिर से बता देना चाहता हूं कि सपोज हमारे पास ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज थी, तो अगर आपने इस पर ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, सपोज R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2, सॉरी 2 टाइम्स R1, ये E लगा दिया कहां पर, A पर, तो जो EA होगा वो EA ये मैट्रिक्स है बस और कुछ नहीं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, तो क्या मिल जाएगा 2 4 6 और बाकी रोज सेम, तो इसको EA बोल रहा हूं, और इसके हर एंट्री को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, EI से। तो आप देख सकते हो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने हैं, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, तो इन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को मैं 3 केस की हेल्प से इस E को मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं। तो सपोज डिस्क्राइब करता हूं, मैं पहली चीज लिखना चाह रहा हूं, क्या देखते हैं किस तरीके से लिख सकता हूं मैं इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। तो सपोज E को मैंने जब A पर लगाया तो E ऑफ ए आई जे जो होगा, E ऑफ ए आई जे मतलब यहाँ का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हर एलिमेंट ith और jth एलिमेंट, अच्छा वो किसके बराबर होगा, ए आई जे के बराबर होगा, कब कब, इफ I इज नॉट इक्वल टू R, जब I R के बराबर नहीं है। अब R क्या है, R वो रो होगी जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं, तो जब I R के बराबर होगा तब क्या होगा, E ऑफ R J इज इक्वल टू सपोज K टाइम्स, सपोज मैं पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगा रहा हूं तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, A R J हो जाएगा। अब ये मैथमेटिकली लिख दिया, आई होप, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आई होगी, तो थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं। क्या है, सपोज मैंने वही मैट्रिक्स ली थी, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ली, और E जो है मैंने लगाया A पर, क्या कि R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1, तो E है तुमको क्या मिल गया बताओ, मिला आपको 2 4 6 2 4 6 एंड 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स क्या रहे आपके, सेम रहे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, ये क्या बोल रहा है, rth रो वो रो है जिसमें चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर r की वैल्यू किस रो में चेंज हो रहा है, पहली रो में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये बोल रहा है कि जब जब r की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो कब कब r की वैल्यू 1 नहीं होगी, जब हम दूसरी रो और तीसरी रो की बात करेंगे, मतलब I की वैल्यू 2 और 3 जो कि 1 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, जो EIJ रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम। तो आप देख सकते हो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है और ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, ith और jth पोजीशन पर सेम बने हुए हैं, ठीक है। और जब I इक्वल टू R होगा, I इक्वल टू R का मतलब अब हम उस रो की बात करने जा रहे हैं जिस रो में मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं किस रो में चेंज कर रहा हूं, पहली वाली रो में चेंज कर रहा हूं, तो क्या करा, E ऑफ R, rth रो, कॉलम कोई भी हो, क्योंकि हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम के लिए हम बिल्कुल ही बॉदर नहीं करेंगे, वो हम देख भी पाएंगे कि आप कोई भी रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम की जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो वही बने रहेगी, तो यहाँ पर हम केवल और केवल हमारा फोकस होगा रो पर, कॉलम पर हम बॉदर नहीं करेंगे।
तो हम पहली रो को चेंज कर रहे हैं, तो देखो पहली रो का मतलब अगर rth रो में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा k टाइम्स rj, तो 2 टाइम्स r1 हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये रूल मैंने पहला रूल डिस्क्राइब कर दिया इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं दूसरे को भी डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि क्या डिस्क्राइब कर पाऊंगा मैं, देखते हैं थोड़ी देर के लिए। कि दूसरा रूल मैं ऐसे बता रहा हूँ, सपोज दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ और उसको भी मैं ई से ही डिनोट कर रहा हूँ, तो उस केस में भी आप देखो एक चीज मैंने क्या बताया था कि पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो एक रो को चेंज करता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स की अगर आप पहला ऑपरेशन लगाओगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की एक रो को चेंज करेगा, तभी मैंने आई नॉट इक्वल टू आर, और rth वो रो है जिसमें चेंज हो रहा है। तो जब जब उस रो के बराबर हमारी आई की वैल्यू नहीं होगी तब तक ओरिजिनल मैट्रिक्स और रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन या एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम रहेंगे। लेकिन जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं जब उसकी बात करेंगे तो फिर वो ऑपरेशन वाला लग जाएगा कि उस रो में कितना है k टाइम्स, हर एलिमेंट में k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे ऑपरेशन के लिए देखते हैं। तो दूसरे ऑपरेशन में भी वही बात बोल रहा हूँ कि ई ऑफ ए आई जे मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसके एलिमेंट्स और ओरिजिनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स सेम बने रहेंगे। कब कब, क्योंकि हमें पता है ज्यादा से ज्यादा एक रो में चेंज कर सकता है। ये दूसरा वाला भी ऑपरेशन सेम बने रहेंगे तब तक इफ आई इज नॉट इक्वल टू आर। लेकिन जब आई आर के इक्वल होगा मतलब जब जिस रो में हम चेंज करने जा रहे हैं तब क्या होगा, ई ऑफ ए आर जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ आर जे प्लस सम के टाइम्स ए ऑफ एस जे। मतलब एसएथ रो में के से मल्टीप्लाई करके और आरएथ रो में क्या करते हैं जोड़ देंगे जब आरएथ रो में जिसमें हम चेंज करने जा रहे हैं, और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स सेम है। जैसे कि फिर से देख सकते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यानपूर्वक इसको बस सुनिए, ठीक है। तो अगर a इज इक्वल टू सपोज ये हमारी मैट्रिक्स फिर से मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले ली। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं ये दूसरा वाला कि r1 चेंजेस सपोज इस तरीके से e जो है ऑपरेट कर रहा हूं a पर, r2 चेंजेस टू r2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1। तो e क्या मिल रहा है आपको, e क्या मिल रहा है आपको 1 2 3 पहली रो सेम, थर्ड रो भी क्या है 7 8 9। हम किस रो में चेंज कर रहे हैं, सेकेंड रो में। तो जब जब r की वैल्यू 2 नहीं होगी तब तक क्या बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है और ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या रहेंगे सेम। तो देखो रिजल्टेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स और रिजल्टेंट मैट्रिक्स इनके एलिमेंट्स रेस्ट जो भी रोज हैं उनके जगह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पोजीशन पर एलिमेंट्स सेम है। लेकिन जिस रो में हम चेंज करना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो जाएगा, किस रो में चेंज करना चाह रहे हैं दूसरी रो में। तो दूसरी रो में क्या बोल रहा है कि दूसरी रो प्लस पहली वाली रो में, फर्स्ट वाली रो में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 4 2 6 5 4 9 और 6 6 12 ये आपको मिल गया। तो इसने भी किस रो में चेंज किया, ज्यादा से ज्यादा एक रो में। तो दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखना और इस चीज को धीरे धीरे पढ़ना। पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ो कि क्या मीनिंग है, उसके बाद फिर आगे का बात देखो। यहाँ से यहाँ तक की बात ये बोल रहा है कि जब जब हमारी ith रो की वैल्यू उस रो के वैल्यू के बराबर नहीं है जिस रो में हम चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज हम rth रो में चेंज करना चाह रहे हैं तो उस rth रो को छोड़ के और सभी रोज की जो एंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी किसके, ओरिजिनल मैट्रिक्स के। और किस में सेम रहेंगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलती है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि अब बात आती है जिस रो में आप चेंज करना चाह रहे हो। तो जिस रो में आप चेंज करना चाह रहे हो बस उस रो पे वो ऑपरेशन लगा दो कि rth रो प्लस k टाइम्स जिस रो के साथ आप ऐड करके मल्टीप्लाई करके और उस रो के साथ ऐड करना चाहते हो वो ऑपरेशन लगा दो, उस पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को। इसी तरीके से हम तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को देखने की कोशिश करते हैं।
अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्यों डिफाइन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन एक रो में चेंज लाता है, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन भी एक रो में चेंज लाता है, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कितनी रोज में चेंज लाता है, 2 रोज में चेंज लाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 2 रोज कौन सी हैं। सपोज वो 2 रोज हमारी rth रो और sth रो है। तो फिर से मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसके हर एलिमेंट की वैल्यू हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के वैल्यू के बराबर होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे। और कब कब, इफ जब जब हमारी रो rth रो के बराबर नहीं है और sth रो के बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये कितने रोज में चेंजेस लाएगा, 2 रो में चेंजेस लाएगा। कि अगर r1 r2 में चेंज कर रहे हो तो r2 r1 में हो जाएगी या फिर r2 r1 r2 में चली जाएगी। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर देखें तो उसमें 2 रोज में चेंजेस आ जाता है। तो इसीलिए मैं उन चेंजेस वाली रोज को क्या कर रहा हूँ, सपोज rth रो में चेंज आ रहा है और sth रो में क्या आ रहा है, चेंज। तो तब तक हमारी जब जब i की वैल्यू चेंज जिनमें आ रहा है उन रोज की वैल्यूज के बराबर अगर नहीं है, तब तक हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और जब जिन रोज में चेंज आ रहा है वहां पर क्या होगा, वहां पर देखो क्या होगा कि e ऑफ a ऑफ अगर rj है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a ऑफ sj के बराबर हो जाए। चेंज तो यही ला रहे हैं कि rth रो को sth में बना रहे हैं और sth रो को rth में बना रहे हैं। और e ऑफ a ऑफ जो sj है वो किसके बराबर हो जाए, a ऑफ rj के बराबर हो जाए। बस लिख दिया इस तरीके से। तो इन 3 तरीके से हम इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इन रो ऑपरेशंस को इस ई फंक्शन या रूल के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखना भी चाहते हो तो आप देख सकते हो। सपोज a इज इक्वल टू क्या है हमारा, वही ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सपोज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी और इस पे ऑपरेशन हमने लगाया r3 चेंजेस टू r1, मतलब r1 रो r3 बन जाए और r3 रो r1 बन जाए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखो सपोज ये ऑपरेशन लगाया और आपको क्या मिल जाएगा 7 8 9 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली इसके कितनी रोज में चेंज आया, 2 रोज में, पहली में भी और लास्ट में भी। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं तो मैंने वही बोला कि जिन रोज में चेंज आता है उन रोज की वैल्यूज उनको छोड़ दो, पहले हम उनकी बात करते हैं जिनमें चेंज नहीं आ रहा है। तो जिनमें चेंज नहीं आ रहा है वहां पर मैंने क्या लिखा है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट है और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप देख रहे हो दूसरी रो में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरी रो में रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है और ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम ही है। और जहां पर चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, पहली रो और तीसरी रो में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, कैसा चेंज आ रहा है, वो ये बता रहा है कि जो rth रो के एलिमेंट है वो sth में चले गए हैं और जो sth रो के एलिमेंट है वो rth रो में चले गए। तो यहाँ से देख सकते हो कि 7 8 9 थर्ड रो के एलिमेंट थे वो पहली रो में पहुंच गए और जो पहली रो के एलिमेंट थे 1 2 3 वो थर्ड रो में पहुंच गए। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हम इस तरीके से इस ई रूल के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से, जो भी ये 3 पॉइंट्स बताए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने अपने आप को इन्हीं 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे ही क्यों रिस्ट्रिक्ट रखा, क्या चौथा एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं बनाया जा सकता था, और अगर बनाया जा सकता तो फिर क्या दिक्कत थी। तो उसका आंसर ये ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप फोर्थ ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन बनाते हो तो मे बी इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन हो या इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप फोर्थ ऑपरेशन इनसे हटके बनाने की कोशिश करते हो तो उसमें वो खास बात नहीं हो सकती है जो कि इन 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में है। अब वो खास बात क्या है, तो वो खास बात देखने की कोशिश करते हैं कि वो खास बात क्या है। चलो, what property these elementary operations
वी वांट टू सी। तो प्रॉपर्टी ये है सबसे पहले नंबर में कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और अगर ई एलिमेंट्री ऑपरेशन में ए पर ऑपरेट करता हूं तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाता है, ई ऑफ ए मिल जाता है। ई पर ऑपरेट करता हूं तो रिजल्टेंट क्या मिल जाता है, ई ऑफ ए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस पे ई लगा दूं यहीं कि R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2, तो आपको रिजल्टेंट जो ई ऑफ ए क्या होगा, वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स R1। तो पहली रो का 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4 6, बाकी 4 5 6 7 8 9, ये आपको क्या मिल गया, ई ऑफ ए मिल गया। आप देख पा रहे हो। तो अब यहां पर पक्का देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट्री ऑपरेशन E1 ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब अगर फर्स्ट टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो वहां पर फर्स्ट टाइप का ही एलिमेंट्री ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर सेकेंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो वहां पर भी सेकेंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से थर्ड टाइप के लिए तो यहां पर क्या होगा कि कम से कम देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट्री ऑपरेशन E1 ऑफ सेम टाइप एज E सच दैट कि अगर E1 को आप इस पे लगाते हो, E1 को आप इस पे लगाते हो तो आप A को पा सकते हो, आप A को पा सकते हो। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो E ऑफ A पर सपोज हम थोड़ी देर के लिए इस पर E1 लगा दें, इस वाली पर E1 क्या लगा दें कि R1 चेंजेस टू 1/2 टाइम्स R1, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि नथिंग बट A क्या है, A है। तो इसका मतलब हमें पता क्या चला, वी कैन recapture A, we can recapture A by applying same type of elementary operation। तो ये खास बात है इन तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स पर लगाते हो उस ऑपरेशन को तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक इनवर्स, आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई इनवर्स ऑपरेशन या उस एलिमेंट्री ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग एक रिवर्स फंक्शन मिल जाएगा, जो कि उस पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स पर अगर लगाओगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये खास बात इन तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस में है। तो अगर यहाँ पर आप चौथे ऑपरेशंस के लिए जाओगे इनसे अलग तो मे भी वो खास बात उसके पास ना हो, इसीलिए हम अपने आप को इन्हीं तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो इसी तरीके से फिर हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या बोल सकता हूं मैं। तो ये चीज हमने पढ़ी, क्या हमें एक रिजल्ट मिल गया, तो यहां से एक रिजल्ट हम बोल सकते हैं। तो रिजल्ट को मैं लिख देता हूं, क्या है रिजल्ट मिला हमें, क्या रिजल्ट मिला, फॉर एन एलिमेंट्री ऑपरेशन there exists an elementary, for an elementary operation suppose E बोल रहा हूं, there exists an elementary operation E1 of same type as E such that, क्या पता चला कि E को पहले A पर लगाया तो तुम्हें EA मिला और फिर आपने E1 लगा दिया तो आप A को पा सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि E1 जो है A का इनवर्स है या फिर E E1 का इनवर्स है। दूसरे वर्ड्स में अगर बोले कि पहले E1 को मैंने A पर लगाया
और उसके बाद फिर ई को लगाया, तब भी आप ए को पा सकते हो। अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ मैं इस चीज को, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप इन तीन में से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन उठाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई उसका इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको जरूर मिलेगा, और वो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा, सेम टाइप का ही होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइप का लगाया तो फर्स्ट टाइप का ही एक इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन मिल जाएगा, अगर आपने सेकेंड टाइप का लगाया तो आपको सेकेंड टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या खास बात है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और अगले वीडियो में मैं ये देखूंगा कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हम कैसे एक रो इक्विवेलेंट सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार जब हम रो इक्विवेलेंट सिस्टम को फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर दो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि ax इज इक्वल टू 0 and bx is equal to 0, और suppose a and b both are row equivalent, then directly we can say that these two systems will have same solution। तो ये चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।